नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुदेश चौधरी फिजिकल केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम लोग बीएससी थर्ड ईयर की फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। इस फिजिकल केमिस्ट्री में मैं आप लोगों को सॉल्यूशन पढ़ा रही थी। उस सॉल्यूशन में आज हम पढ़ेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन। क्या पढ़ेंगे हम? डाइल्यूट सॉल्यूशंस। इस डाइल्यूट सॉल्यूशंस के बाद मैं आप लोगों को कोलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टडी कराऊंगी। बीएससी थर्ड ईयर ये आपकी यूनिट 5th चल रही है। इसमें हम पहले तो मैं आपको ये बताती हूँ डाइल्यूट सॉल्यूशन होता क्या है। देखो, जब मैंने आपको सॉल्यूशन पढ़ाया था, करवाया था, तो मैंने ये कहा था कि बाइनरी सॉल्यूशंस में एक सोल्यूट होता है और एक सोलवेंट होता है। क्या होता है? सोल्यूट और सोलवेंट। ऐसे ही बनता है। तो डाइल्यूट सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशंस होते हैं जिसमें सोल्यूट की मात्रा, क्वांटिटी, सोल्यूट की जो क्वांटिटी है वो सोलवेंट के कंपैरिजन में बहुत ही कम होती है। लेकिन डाइल्यूट सॉल्यूशंस, अब हम क्या करते हैं उस सॉल्यूशन में, जैसे कोई भी सॉल्यूशन है उसको मैं डाइल्यूट कब करूंगी? डाइल्यूशन का मतलब क्या होगा? इसमें और सॉल्वेंट की क्वांटिटी डालूं। तो जैसे ही मैं सॉल्वेंट की क्वांटिटी को डालती हूं, सोल्यूट की क्वांटिटी कम होती जाती है उस रेशो में, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ गया, तो उस रेशो में हमारा सोल्यूट जो है वो कम होता जाता है। थर्मोडायनेमिकली डाइल्यूट सॉल्यूशंस, हम उस सॉल्यूशन को कहेंगे जिसमें हम सोल्यूट की क्वांटिटी डालने पे एंथैल्पी के वैल्यू में चेंज नहीं होता है। और ये जो डाइल्यूट सॉल्यूशंस हैं ये आइडियल सॉल्यूशंस की तरह बिहेव करेंगे, क्योंकि मैंने सोल्यूट डाला तो एंथैल्पी में चेंज नहीं होने का मतलब है कि पहले फोर्स और बाद में फोर्स इक्वल हो गए। और वो उन्हीं को तो क्या कहा था हमने? आइडियल सॉल्यूशंस। आइडियल सॉल्यूशंस में मैंने क्या कहा था? कोहेसिव फोर्सेस मीन्स पहले के फोर्स सोल्यूट सोल्यूट, सोलवेंट सोलवेंट के बीच जो फोर्स लग रहे हैं वो फोर्स किसके इक्वल हो जाए? सोल्यूट सोलवेंट के इक्वल हो जाते हैं। वो सॉल्यूशंस कैसे होते हैं? आइडियल सॉल्यूशंस। तो मैंने क्या कहा? डाइल्यूट सॉल्यूशंस जो होते हैं वो आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं। क्लियर? अब इनको आइडियल सॉल्यूशंस बनाने के लिए डाइल्यूशन किसको किसको कहेंगे? डाइल्यूट सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशंस जिस सॉल्यूशन में मैं सॉल्वेंट को और एडिशन करूं। क्या कर रही हूं? सॉल्वेंट एडिशन होने पे। भाई, थर्मोडायनेमिकली डाइल्यूट सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशंस कहलाता है जिसमें हम सोल्यूट एडिशन करने पे एंथैल्पी चेंज नहीं होता है। एंथैल्पी चेंज, नॉट एंथैल्पी चेंज, जिसमें क्या नहीं हो? एंथैल्पी चेंज नहीं हो, या कहें कि डेल एच की वैल्यू जो है वो 0 हो जाए। मीन्स अब कोई भी एंथैल्पी चेंज नहीं होती है। उस सॉल्यूशन को कहा जाता है डाइल्यूट सॉल्यूशंस। और जो डाइल्यूट सॉल्यूशंस होते हैं वो आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं और ये राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं। ये था हमारे डाइल्यूट सॉल्यूशंस के बारे में। अब हम पढ़ेंगे, क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में मैं ये वर्ड यूज करने वाली हूँ डाइल्यूट सॉल्यूशंस, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि डाइल्यूट सॉल्यूशंस होता क्या है। डाइल्यूट सॉल्यूशंस वैसे तो हम ये कहते हैं नॉर्मली कि इसमें सोल्यूट का जो क्वांटिटी है वो सोलवेंट की क्वांटिटी के कंपैरिजन में कम होती है, या कहें कि सोल्यूट
सॉल्वेंट रेशो ये जीरो की तरफ मूव करता है। मीन्स ये क्वांटिटी कम होती जाती है और नीचे वाली क्वांटिटी बढ़ती जाती है। तो क्या होगा, वैल्यू ओवरऑल सोल्यूट अपॉन सॉल्वेंट रेशो। भाई ये क्या है, अपॉन में ही तो है, इसका रेशो का मतलब क्या है, सोल्यूट अपॉन सॉल्वेंट रेशो। और ये किसकी तरफ मूव करता जाता है, जीरो की तरफ, क्योंकि आप क्या बढ़ा रहे हो, इस सोल्यूट को बढ़ा रहे हो, सॉल्वेंट को बढ़ा रहे हो, सॉरी, इस सॉल्वेंट को बढ़ा रहे हो, सोल्यूट को क्या कर रहे हो, कम कर रहे हो। तो वो सॉल्यूशंस क्या कहलाते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशंस। लेकिन इनको कितना कम किया जाए या इनको कितना बढ़ाया जाए कि उस सॉल्यूशंस वो हमारा डाइल्यूट बन जाए, ये डिपेंड करता है थर्मोडायनेमिक। यदि इनके एंथैल्पी चेंज नहीं हो रहा है, इसके बाद में इसमें और सॉल्वेंट ऐड करूं और उस सॉल्वेंट के एडिशन पे एंथैल्पी चेंज नहीं होता है, तो मैं ये कहती हूं कि ये थर्मोडायनेमिकली ये सॉल्यूशंस कैसा है, डाइल्यूट सॉल्यूशंस है। और जो डाइल्यूट सॉल्यूशंस होते हैं वो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं। भाई राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं और वो सॉल्यूशंस कैसे होते हैं, आइडियल। याद करो कि जब मैंने आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस पढ़ाए थे तो हमने क्या कहा था, डेल एच की वैल्यू जिनकी जीरो हो, डेल वी की वैल्यू जिनकी जीरो हो, जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं वो क्या कहलाते हैं, सबके सब आइडियल सॉल्यूशंस। और जो जिनके डेल एच की वैल्यू चेंज हो रही है, डेल वी की वैल्यू चेंज हो रही है और जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं वो क्या कहलाएंगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। तो ध्यान रखना, डाइल्यूट सॉल्यूशंस जो होते हैं वो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं और आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं। अब हम पढ़ते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। सॉल्यूशंस की जो फिजिकल प्रॉपर्टी जो होती है वो, यदि वो फिजिकल प्रॉपर्टी जो सॉल्यूशंस की वो फिजिकल प्रॉपर्टीज जो सोल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करती है, क्या कहलाती है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ध्यान से सुनो, डाइल्यूट सॉल्यूशंस के पर वॉल्यूम, डाइल्यूट सॉल्यूशंस के पर वॉल्यूम जो फिजिकल प्रॉपर्टीज नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल के ऊपर डिपेंड करती है, उस सोल्यूट के नेचर पे डिपेंड नहीं करती है, वो प्रॉपर्टीज कौन सी कहलाएंगी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो अब हम पढ़ेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। और ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती है, जब हम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट काम में लेते हैं तो उनके नाम भी बताऊंगी कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है। फिर हम डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस, ये दो प्रोसेस और पढ़ेंगे हम। एक दूसरे, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन एक दूसरे के रिवर्स फिनोमिनास होते हैं। तो अब हम पहले पढ़ रहे हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज किसी सिस्टम की वो प्रॉपर्टी होती हैं जो केवल और केवल सोल्यूट पार्टिकल्स के नेचर पे डिपेंड करती, सोल्यूट पार्टिकल्स के नंबर पे डिपेंड करती हैं, जो सोल्यूट पार्टिकल के नेचर पे डिपेंड नहीं करती हैं, ये क्या कहलाती हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ ए सिस्टम, a colligative property of a system is one which depend on the number of solute
particle in a dilute solutions per volume. कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ ए सिस्टम इज वन, वो होती हैं जो विच डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स। किसके ऊपर डिपेंड करती हैं? सोल्यूट पार्टिकल्स के नंबर के ऊपर डिपेंड करती हैं, जो किस में डिसोल्व है? पर वॉल्यूम सॉल्यूशंस में जो डिसोल्व है। और वो सॉल्यूशन भी कैसा है? डाइल्यूट सॉल्यूशंस है। अब ये कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती हैं जब हम इस सॉल्यूशन में नॉन वोलेटाइल सोल्यूट लेते हैं? तो ये जो प्रॉपर्टी है ये चार पढ़ेंगे। पहली, ऑस्मेटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। पहली हम पढ़ रहे हैं ऑस्मेटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। सेकंड प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी कब पढ़ रहे हैं? जब हमारा सोल्यूट कैसा हो? नॉन वोलेटाइल। सोल्यूट कैसा हो? नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल नेचर का जब सोल्यूट हो तो कितनी प्रॉपर्टी आएंगी, कितनी प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे हम? चार। ऑस्मेटिक प्रेशर ऑफ सिस्टम, रिलेटिव लोअरनिंग ऑफ वेपर प्रेशर, निंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। किसमें स्टडी कर रहे हैं हम? सॉल्यूशंस में। थर्ड है इवेल्युएशन ऑफ इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ये आपने सब 12th में पढ़ा होगा। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। और चौथा है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ये चार प्रॉपर्टी पढ़ेंगे हम एक एक करके। और ये चारों प्रॉपर्टी क्या है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्या होती है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी? वो प्रॉपर्टी जो सोल्यूट के नेचर पे डिपेंड नहीं करती बल्कि नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करती है। सॉल्यूशंस की वो फिजिकल प्रॉपर्टीज जो सोल्यूट की नेचर पे डिपेंड न करके नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करती हैं, वो प्रॉपर्टीज क्या कहलाती है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ये जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ये पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ऑस्मेटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशंस, मींस विलियन का प्रासरण दाब। दूसरा है रिलेटिव लोअरनिंग ऑफ वेपर प्रेशर, मींस विलियन के वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, डिप्रेशन जो आ रहा है। थर्ड है विलियन का क्वथनांक, उन्नयन मींस क्वथनांक में जो ऊंचाई आ रही है, क्वथनांक बढ़ जाता है, वेपर प्रेशर कम हो जाता है जब हम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट लेते हैं तो, और उनका फ्रीजिंग पॉइंट भी उनका क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ये अब हम पढ़ेंगे कि क्यों कम होता है, क्या रीजन होते हैं। क्योंकि सरफेस से जुड़ा हुआ रहता है। हम जितनी भी रिएक्शन का रेट पढ़ते हैं, हम जब भी काइनेटिक्स में आपने जो स्टडी किया काइनेटिक्स में रेट ऑफ रिएक्शंस, उसमें आपने एक वर्ड जोड़ा था सरफेस एरिया। क्या वर्ड जोड़ा था? सरफेस एरिया। सरफेस एरिया किसी भी चीज का इंक्रीज होता है तो हमें पता है रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा।
और सरफेस एरिया कम होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होगा। ये कुछ ये प्रॉपर्टीज जो हैं जिनमें किसी में कमी आ रही है, किसी में बढ़ रही है बॉइलिंग पॉइंट, और इनमें ये जो प्रॉपर्टीज कुछ प्रॉपर्टीज, ये तीनों प्रॉपर्टीज की बात करूं, ये जो है वो इस फिनोमिना पे काम करेगा कि सरफेस एरिया इंक्रीज होने पे रिएक्शन का रेट जो है वो इंक्रीज होता है, और सरफेस एरिया कम होने पे रिएक्शन का रेट जो है वो डिक्रीज होता है। अब मैं सबसे पहले अब हम दो फिनोमिनास, जो छोटे छोटे फिनोमिनास कई बार आपसे पूछ लिए जाते हैं, ओस्मोसिस और डिफ्यूजन, ये दो हम फिनोमिनास पढ़ेंगे। पहले मैं आपको डिफ्यूजन समझाती हूं और फिर ओस्मोसिस पढ़ेंगे, तभी तो हम ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ेंगे। तो पहले ये दो फिनोमिनास बताती हूं। ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन। तो पहला हम पढ़ रहे हैं डिफ्यूजन। देखो, ये जो प्रॉपर्टी है इसको हम हिंदी में कहते हैं विसरण। अब तो आपको याद हो गया होगा, और आपने तीन स्टेट के बारे में हमने स्टडी की थी, तो आप खुद ही बता दोगे। हमने तीन स्टेट मैटर की तीन स्टेट होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। और हम ये कहते हैं कि सॉलिड में जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होती है वो कम होती है। सॉलिड में इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस, सॉरी इंटरन्यूक्लियर नहीं, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस जो होती है वो कम होती है। मीन्स ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं ये टाइटली बाउंडेड होते हैं, और गैसेस के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही लूजली बाउंडेड, मीन्स उनके बीच में किसी भी तरीके का इंटर अट्रैक्शन फोर्स नहीं होता है, ये नॉर्मली फ्री मूव करती है। ये था। तो गैसेस का डिफ्यूजन सबसे ज्यादा होता है। डिफ्यूजन का मतलब होता है कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ पार्टिकल्स का मूवमेंट। डिफ्यूजन क्या कहा मैंने कि कोई भी सिलेंडर है उसमें हमारी गैस भरी हुई है, अगर उस सिलेंडर को हमने ओपन कर दिया तो वो गैस जो है वो इक्वली ही पूरे रूम में से डिफ्यूज हो जाएगी। इस फिनोमिना को कहा जाता है डिफ्यूजन, विसरण, कि वो पूरे उसके पार्टिकल्स जो हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है, डिफ्यूजन कहलाता है। और ये नेचर हमें पता है कि सॉलिड में डिफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि बहुत कम होता है। कुछ ऐसे सॉलिड्स होते हैं, अलग है, जिनमें डिफ्यूजन होगा, लेकिन क्यों कम होगा, क्योंकि इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच इंटर अट्रैक्शन फोर्स जो है वो बहुत ज्यादा होता है। पार्टिकल्स बाउंडेड होते हैं, पार्टिकल्स बाउंडेड होंगे, उनमें स्पेस कम होगी, तो स्पेस कम होगी, डिफ्यूजन का मतलब दूसरा पार्टिकल्स कहां आएगा, जब इनके बीच में स्पेस होगी तभी तो आएगा, और तभी इक्वली सेपरेट होगा और तभी आसानी से फ्री मूव कर पाएगा। अब इनके बीच में न तो स्पेस है और न ही इन दोनों पार्टिकल्स के बीच जो फोर्स है वो भी ज्यादा है, इसलिए ये डिफ्यूज नहीं हो पाते। गैसेस और लिक्विड और सॉल्यूशन, इनमें डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी होती है, या ये आसानी से डिफ्यूज हो जाते हैं, ये आसानी से डिफ्यूज हो जाते हैं। डिफ्यूज का मतलब है कि हाई कंसंट्रेशन से ये पार्टिकल्स जो हैं वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना क्या कहलाता है, और कुछ टाइम के बाद सब कहीं की कंसंट्रेशंस इक्वल हो जाती है, क्या कहलाएगी, डिफ्यूजन कहलाएगा। तो डिफ्यूजन क्या है, हाई कंसंट्रेशन से
लो कंसंट्रेशंस की तरफ पार्टिकल मूवमेंट। पार्टिकल मूवमेंट क्या कहलाएगा? डिफ्यूजन कहलाएगा। इसको सबसे आसान समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक सिलेंडर लेते हैं। इस सिलेंडर में मैं नीचे जो सॉल्यूशन है वो कंसंट्रेट KMnO4 का सॉल्यूशन भरा, पिंक कलर का होगा, और ऊपर वाले में मैं बहुत ही डाइल्यूट, ऊपर वाले पार्ट में मैं डाइल्यूट KMnO4 भरा है। तो मुझे इनके बीच जहां कंसंट्रेट KMnO4 सॉल्यूशन और डाइल्यूट सॉल्यूशंस आपस में मिल रहे हैं, वहां पे मुझे एक, क्योंकि कलर डिफरेंस है भाई, ये तो बहुत डार्क कलर का होगा, KMnO4 की कंसंट्रेशन ज्यादा हुई तो ये तो बहुत डार्क कलर का होगा, और डाइल्यूट KMnO4 जो होगा वो बहुत लाइट कलर का होगा। तो मैंने ये फिल किया और कुछ टाइम के बाद मैंने देखा कि यहाँ पे सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही पार्टिकल मूव करते हैं। ध्यान देना, सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही पार्टिकल यहां मूव करेंगे। नीचे कंसंट्रेट KMnO4, इसमें पानी भी है, मीन्स सोल्वेंट तो क्या है, वाटर, और सोल्यूट के पार्टिकल्स क्या हैं, KMnO4। सोल्यूट के पार्टिकल क्या है, KMnO4। हाई कंसंट्रेशन किसकी है, सोल्यूट। इसके रेशो देखा जाए तो KMnO4 का रेशो किसमें ज्यादा है, नीचे वाले में। तो हमने क्या कहा, डिफ्यूजन क्या है, वो फिनोमिना जिसमें पार्टिकल्स जो हैं वो हाई कंसंट्रेशन की से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहे हैं, ये फिनोमिना कहा। तो हाई कंसंट्रेशंस में मीन्स सोल्यूट के की कंसंट्रेशंस किसमें ज्यादा है, नीचे वाले, KMnO4 की कंसंट्रेशंस नीचे वाले पार्ट में ज्यादा है। तो यहां से KMnO4 के पार्टिकल्स कहां जाएंगे, ऊपर लो कंसंट्रेशन की तरफ। अब यहां पे सोलवेंट भी मूव करता है, और सोलवेंट कैसे मूव करता है, सोलवेंट भी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ ही मूव करेगा, क्योंकि हम क्या देख रहे हैं, डिफ्यूजन। अब सोलवेंट, ऊपर वाले में सोलवेंट ज्यादा है भाई, डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो ऑब्वियसली बात है कि ऊपर वाले में सोलवेंट की का रेशो जो है वो ज्यादा होगा, किसके कंपैरिजन में, नीचे वाले से। तो सोल्यूट के पार्टिकल्स कहां से आएंगे, ऊपर से नीचे आएंगे, ये सोल्यूट के पार्टिकल्स भी मूव करेंगे, सॉरी सॉल्वेंट के पार्टिकल्स भी ऊपर से नीचे मूव करेंगे। सॉल्वेंट मींस वाटर के पार्टिकल्स भी ऊपर से नीचे मूव करेंगे, और KMnO4 के पार्टिकल्स नीचे से ऊपर मूव करेंगे, क्योंकि दोनों यहां नीचे वाले पोर्शन में KMnO4 की कंसंट्रेशन ज्यादा है और ऊपर वाले सॉल्यूशंस में वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा है, इसलिए ऊपर तो वाटर वाले पार्टिकल्स नीचे की तरफ मूव करेंगे, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ, हाई से लो कंसंट्रेशन की तरफ। यहां पे भी वही हो रहा है, यहां कंसंट्रेशन हाई है और यहां पे लो कंसंट्रेशन है, और एक टाइम ऐसा आ जाता है जहां पे ये जो बाउंड्री बनी हुई थी ये डिसअपियर हो जाती है। क्यों, क्योंकि अब ऊपर वाले पोर्शन में कंसंट्रेशंस और नीचे वाले पोर्शन में कंसंट्रेशंस क्या हो जाती हैं, इक्वल हो जाती हैं। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है डिफ्यूजन प्रोसेस कहते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, डिफ्यूजन प्रोसेस कहते हैं। चलो अब हम ऑस्मोसिस प्रोसेस समझते हैं। ऑस्मोसिस प्रोसेस जो होती है वो डिफ्यूजन प्रोसेस का रिवर्स होती है। यहां पे हमने क्या कहा, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ पार्टिकल मूव करते हैं, पहली बात।
डिफरेंस आपको आराम से खुद ही समझ में आ जाएगा। वहां पे हम जब बोलेंगे तो हम कहेंगे कि पार्टिकल्स का जो मूवमेंट है वो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ है। वहां अपोजिट बोला मैंने। ऑस्मोसिस जो है वो डिफ्यूजन फिनोमिना से अपोजिट होता है। तो वहां यहां हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहे हैं, वहां पे लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे। पहला फिनोमिना तो यहां पे ही चेंज हो गया। दूसरा फिनोमिना कि ऑस्मोसिस जो है वो गैसेस में नहीं होता है। ऑस्मोसिस क्या है? गैसेस पार्टिकल्स में नहीं होता है। तीसरी बात, और ये तो डिफ्यूजन तो क्या है, सबसे ज्यादा ही गैसेस में हो रहा है, जबकि ऑस्मोसिस को मैंने क्या कहा कि ऑस्मोसिस जो है वो गैसेस पार्टिकल्स में नहीं होते हैं। तीसरी बात, यहां पे हमने ये कहा कि सोल्यूट और सोलवेंट दोनों ही पार्टिकल्स मूव करते हैं। सोल्यूट और सोलवेंट दोनों ही पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, जबकि ऑस्मोसिस में हम स्टडी करते हैं कि केवल और केवल सोलवेंट पार्टिकल्स ही मूव करेंगे। क्यों? क्योंकि ऑस्मोसिस प्रोसेस तभी पॉसिबल है जब हम उनको किसी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सेपरेट किया जाए। दो अलग अलग कंसंट्रेशंस के जो भी सॉल्यूशंस हैं, उन सॉल्यूशंस को हम किसी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सेपरेट किया जाए। अब आता है कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन किसे कहा जाता है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन वो मेम्ब्रेन होती है जिसमें से कुछ सेलेक्टिव पार्टिकल्स ही जिसके दोनों तरफ जा सकते हैं, चेंज हो सकते हैं। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन वो मेम्ब्रेन होती है जिसमें कुछ सेलेक्टिव पार्टिकल्स ही उसमें से आर पार जा सकते हैं। तो ऑस्मोसिस प्रोसेस जो है उसमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट होगी। ऑस्मोसिस प्रोसेस तभी होगी जब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होगी। तो अब हम पढ़ेंगे ऑस्मोसिस प्रोसेस। तो सेकंड हम पढ़ रहे हैं ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस कोई सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन को मैं किसी एक स्पेसिफिक मेम्ब्रेन जिसको मैंने सेमी परमेबल मेम्ब्रेन एसपीएम उससे सेपरेट कर दिया। किससे? प्योर सोल्यूट से। प्योर सॉरी सोलवेंट, सोल्यूट नहीं बेटा, सोलवेंट से सेपरेट कर दिया। तो क्या होगा? कुछ टाइम के बाद ये जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है इसमें से केवल सोलवेंट के पार्टिकल्स ही आ जा सकते हैं। तो क्या होगा? यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन किसकी हुई? अब जब सॉल्वेंट के पार्टिकल्स ही जा सकते हैं तो प्योर सॉल्वेंट में कंसंट्रेशन क्या होगी? हाई कंसंट्रेशन। और यहां क्या होगी? लो कंसंट्रेशन। तो पार्टिकल्स का मूवमेंट क्या होगा? लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है ऑस्मोसिस प्रोसेस। यहां पे केवल सोलवेंट के पार्टिकल्स का मूवमेंट हो रहा है। कहां से? हाई कंसंट्रेशन, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ। तो इस मूवमेंट को ऑस्मोसिस कहा जाता है। द मूवमेंट ऑफ किसका? सोलवेंट। कहां से? सोलवेंट फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन, फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन
थ्रू semi permeable membrane is called osmosis. सॉल्वेंट पार्टिकल्स का मूवमेंट लोअर कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशंस की तरफ किसके थ्रू? एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ये मेम्ब्रेन ऐसे थी जिसमें केवल और केवल सॉल्वेंट के पार्टिकल्स ही मूव कर रहे थे, सोल्यूट पार्टिकल्स का मूवमेंट नहीं हो रहा था। क्लियर? ये आपके ऑस्मोसिस प्रोसेस है। अब आपके कई बार इस डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस प्रोसेस के बीच डिफरेंस पूछा जाता है। तो पहला डिफरेंस तो यही है, पहला डिफरेंस मैं यहां ऑस्मोसिस के लिख रही हूं, डिफ्यूजन के लिख रही हूं। पहला डिफरेंस क्या था? ऑस्मोसिस में पार्टिकल्स का मूवमेंट किसके थ्रू हो रहा था? ऑस्मोसिस इज थ्रू, किसके थ्रू हो रही थी? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। और जबकि डिफ्यूजन जो है इसमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इन द डिफ्यूजन सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज नॉट रिक्वायर्ड, रिक्वायरमेंट नहीं होती है। सेकेंड पार्ट, ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट पार्टिकल्स जो हैं वो सॉल्यूशंस में लोअर कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशंस की तरफ मूव करते हैं। द सॉल्वेंट पार्टिकल्स move, the solvent particle move from lower concentration to high concentration। और यहां पे क्या था? मैं केवल पार्टिकल यूज करूंगी, द पार्टिकल जिसमें सॉल्वेंट एज वेल एज सोल्यूट दोनों ही मूव कर रहे हैं, मूव फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। यहां पे दोनों ही मूव करेंगे और हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। तो तीसरा डिफरेंस यह है कि ऑस्मोसिस में केवल सॉल्वेंट मूव करता है, डिफ्यूजन में सॉल्वेंट एज वेल एज सोल्यूट दोनों ही पार्टिकल मूव करते हैं। ऑस्मोसिस प्रोसेस जो है वो उस पे हम अपोजिट प्रेशर लगा के, ऑस्मेटिक प्रेशर के अपोजिट प्रेशर लगा के इस ऑस्मोसिस प्रोसेस को स्टॉप कर सकते हैं, जबकि डिफ्यूजन प्रोसेस को हम स्टॉप नहीं कर सकते। और ऑस्मोसिस प्रोसेस जो है वो गैसेस में नहीं होती है, जबकि डिफ्यूजन प्रोसेस जो है वो गैसेस में होती है। तो ये थे आपकी दो प्रॉपर्टीज, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस प्रोसेस किसे कहा जाता है और इनमें क्या डिफरेंस है। अब कल हम जो पढ़ेंगे वो एक्सपेरिमेंट ऑफ ऑस्मोसिस पढ़ेंगे, जिससे हम ऑस्मेटिक प्रेशर निकालना सीखेंगे। थैंक यू।